हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 12 तक होमवर्क दिया था। जो भी परेशानी प्रॉब्लम है पूछ लो पहले। करा नहीं बच्चे? 11 तक किया है? अच्छा, कोई परेशानी है पूछ लो। 11 तक किया? क्यों? अच्छा, रिद्धि किया आपने? प्रॉब्लम है? और कोई प्रॉब्लम नहीं? कल तक किया? एक एक दिन की छुट्टी भी होगी, आप तब भी तुम वहीं के हो। आदित्य भाई किया? आज तो नहीं किया? हो गए? टेंथ पूछना है? भाई पूछ लिया करो यार। ऐसे अकेले अकेले आदमी से मैं कब तक पूछता रहूंगा? अगर मैं तेरे तक ना आता फिर प्रॉब्लम होने लगती। चलो चलो बाबू, एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ते हैं, करते हैं। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? एनडीवी एट एफसी। ठीक है बाबू, ये मैथड कोई डायरेक्टली एनडीवी एट एफसी कैलकुलेट कराएगा? नहीं, पहले क्या कैलकुलेट कराएगा? जीडीपी एट एमपी। अच्छा जी, पढ़ो जी। कहता है प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 20, आउटपुट सोल्ड इन यूनिट्स 1250 यूनिट्स। एक्साइज ड्यूटी 5000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 1000, चेंज इन स्टॉक -500, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 6000। अच्छा जी, देखते हैं यहीं कर दूं बाबू। सबसे पहले आप वैल्यू एडेड निकालना शुरू करोगे। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिखोगे। ये क्या इशू है? लो, वैल्यू एडेड निकालना शुरू करोगे। फॉर्मूला लिखोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब वो क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, लेकिन इस बार थोड़े अजीब तरीके से गिवन है। उसने कहा प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट बेची 20 रुपए में, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। और उसने बताया कि टोटल 1250 यूनिट बेची, यानी कि 25,000 रुपये की सेल्स है। समझ में आएगा? एक यूनिट 20 रुपए की बेची और टोटल 1250 यूनिट बेची, तो टोटल 25,000 का सामान बेचा। सेल्स आ गई 25,000। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में -500 है। -500 इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स पहले बताया हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं? वैल्यू एडेड किसके बराबर होगा? जीडीपी एट एमपी। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एनडीवी एट एफसी। जो कैलकुलेट करता हूँ उसको लेफ्ट हैंड साइड, सिमिलर सेंस वाली टर्म राइट हैंड साइड। जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डैप, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एन आई टी। बाबू ये रहा 18,500, डैप माइनस कर दो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 1000, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यही है एनालिटी। बाबू इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? मुझे नहीं पता, आपने कभी नाम सुना कि नहीं। एक्साइज ड्यूटी किसी टाइम पर इंडिया में एक इनडायरेक्ट टैक्स था। ठीक है ना? वैसे आपको बता देता हूँ, दो वर्ड बोल जाओ, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। तीन वर्ड बोल जाओ, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। कोई भी टैक्स नजर में आ जाए वो सब इनडायरेक्ट होगा। ठीक है? वैसे कायदे से इनको आज की तारीख में एक्साइज ड्यूटी दे देनी चाहिए, इंडिया में एबोलिश हो चुकी है। जीएसटी में सब्सिडी हो चुकी है एक्साइज ड्यूटी, पर परेशान करने के लिए दे देते हैं जबरदस्ती बच्चों को। बच्चों को क्या पता, 2017 में खत्म हो गई थी, 1 जुलाई 2017 को एक्साइज ड्यूटी। 2024 चल रहा है, 8 साल बाद भी इनकी चर्चा कर रहे हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए। बस क्या बोलूँ, लेकिन परेशान करना है ना बच्चों को जबरदस्ती, तो परेशान कर रहे हैं। ठीक है? लो जी बाबू, मैंने माइनस कर दिया एक्साइज ड्यूटी। बेटा आईटी माइनस सब्सिडी फॉर्मूला लगाओगे, सिर्फ आईटी की देना है, सिर्फ और सिर्फ आईटी। एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी गिवन है 0। तो अब वो टोटल मिलाकर 6,000 रुपये माइनस करने, माइनस करोगे आंसर आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ रहे हैं आगे? चलो चलो बाबू, एग्जाम्पल नंबर
कहाँ से शुरू करूँ ये बताओ, 12 से करूँ 13 से करूँ? 13 से कर दूँ, 12 कर लोगे ना? चलो, वरना कल प्रॉब्लम पूछ लेना। 13 से शुरू करते हैं, सिंपल है। 13th वन तो बहुत सिंपल है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। पर बाबू ये मेथड डायरेक्टली एनडीपी एट एफसी नहीं निकलवाएगा, पहले क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी। अच्छा जी, पढ़ तो बाबू। कहता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर की सेल्स गिवन है। ठीक है जी, तीनों सेक्टर का एनआईटी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन गिवन है। तीनों सेक्टर के कुछ डेटा गिवन है मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अगर मुझे टोटल सेल्स चाहिए तो तीनों सेक्टर की टोटल कर लूंगा तो टोटल सेल्स आ जाएगी। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए होगा, तीनों सेक्टर का टोटल कर लूंगा तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। और तो कुछ मुश्किल नहीं है। चलो जी, करते हैं ट्राई। फॉर्मूला लगा लोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितनी गिवन है? 1000, 1500 और 700, 3200। मैंने टोटल सेल्स पुट कर दी 3200। बाबू चेंज इन स्टॉक किसके बराबर होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली मुझे मिल सकता है 300, 750, 250, 1300। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सेल्स में से मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दी। क्लोजिंग स्टॉक पूरे क्वेश्चन में कहीं पर नहीं है, पर ओपनिंग स्टॉक हैं तीनों सेक्टर के 50, 40 और 20, 110। ठीक है, माइनस कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ाए बात को आगे। क्या निकालना था मुझे? एनडीपी एट एफसी। ये किसके बराबर आया होगा? वैल्यू एडेड जीडीपी एट एमपी। और वो जीडीपी एट एमपी आपके सामने है, कन्वर्जन करना है एनडीपी एट एफसी में। माइनस डेप माइनस एनआईटी। ये भी बाबू 1790 है, डेप्रीसिएशन माइनस करो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 150 रुपये आ गए टोटल। और बाबू एनआईटी भी है 80 रुपये। 150 रुपये ये, 80 रुपये ये, माइनस कर दो, आंसर आपके सामने है जो भी। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, चलो जी बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। बस इन क्वेश्चन का मुझे इंतजार था, 14 से लेकर 19 तक एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है जी, मैं आज एक या दो करके बताऊंगा, बाकी सब में पहली ट्राई आपको दूंगा। आपसे होगा बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा। ठीक है बाबू, एग्जाम्पल नंबर 14 शुरू करेंगे। एक बार मेरा तरीका देख लेना, आपको अच्छा लगेगा तो वो ये अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, अब वो कहता है सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली टू फर्म्स ए एंड बी। फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर 2000 टू फर्म बी एंड परचेज गुड्स फॉर 1000। अच्छा जी, कहता है फर्म ए बी को बेचता है 2000 रुपये का और परचेज करता है खुद 1000 रुपये का। अच्छा जी, आगे बढ़ो। फर्म बी एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर 2500 एंड हैड अ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ 1500। कहता है फर्म बी 2500 रुपये का तो एक्सपोर्ट करती है और डोमेस्टिक सेल्स भी करती है 1500 रुपये का। ठीक है जी, आगे बढ़ो। कहता है कैलकुलेट एनडीपी एट एमपी इफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 200। मुझे क्या निकालना है? एनडीपी एट एमपी। तो वो लेकिन ये मेथड डायरेक्टली एनडीपी एट एमपी निकाल सकता है। क्या निकाल सकता है? जीडीपी एट एमपी। सभी फर्म के वैल्यू एडेड का टोटल जीडीपी एट एमपी के बराबर होता है। तो सभी फर्म का वैल्यू एडेड का टोटल कर लो। दो ही फर्म दिखाई दे रही हैं, ए और बी, तो ए और बी का वैल्यू एडेड निकाल लो। चलो सामने देखना बाबू, ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। किसी क्वेश्चन में 2 फॉर्म होंगी, किसी में 3, किसी में 4। ठीक है, अभी फिलहाल 2 फॉर्म का क्वेश्चन है। ध्यान रखना बेटा, आपको जितनी भी फॉर्म है ना हॉरिजॉन्टली लिखनी है। ठीक है, जितनी भी फॉर्म, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, 2 ही फॉर्म थी, मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ इनको। फॉर्म ए
फॉर्म बी, कोई दिक्कत तो नहीं। वो फॉर्मूला यहीं पर लिखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट काफी सारा स्पेस छोड़कर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही तो आएगा वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का यही तो फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखो, स्पेस छोड़ो, माइनस का साइन लगाओ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखो, स्पेस छोड़ो, और फिर लिखना बेटा वैल्यू एडेड। सारे क्वेश्चन का यही मेथड है जब एक से ज्यादा फॉर्म आने लगे, ठीक है। क्वेश्चन की रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर कोई चीज डबल साइड पोस्टेड होनी है तो बेटा डबल साइड साथ ही साथ करके चलना। आप सोचते हो थोड़ी देर बाद आऊंगा, मुझे याद रहेगा, मैं याद रख लूंगा, वो याद नहीं आता तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। चलो जी देखते हैं। और इसने बोला सबसे पहले फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर 2000 टू फर्म बी। फर्म ए ने बी को बेचा 2000 रुपए का, ऐसे ही मैं 2000 रुपए ले रहा हूं, अगर करोड़ में भी होता तो मैं यहाँ लिख देता ऊपर फिगर्स इन करोड़ लिखता 2000, फिलहाल तो आई 2000, ठीक है। इधर देखना बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने लिखा सेल्स टू बी। वैल्यू ऑफ आउटपुट का बात होता है सेल्स और पेमेंट्स का, ठीक है। आपने बी को बेचा कितने रुपए का, 2000 रुपए का। मैंने क्या कहा था, अगर किसी चीज की पोस्टिंग दो जगह होनी है तो वो साथ साथ करनी है। भैया आपने बी को बेचा, बी ने आपसे खरीदा भी तो सही, खरीदा भी तो बी ने, तो बाबू यहाँ लिख दो परचेजेस फ्रॉम ए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बी ने ए से खरीदा है तो बी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन थोड़ी, आपने बी को बेचा है, आपकी सेल्स, बी ने ए से खरीदा है, ए की बी की तो परचेजेस है, बी की तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, डबल पोस्टिंग साथ साथ, तो दिक्कत हो, आगे बढ़ाओ। बाबू कहता है एंड परचेज गुड्स फॉर 1000। फर्म ए की बात चल रही थी, फर्म ए ने 2000 रुपए का बी को बेचा और गुड्स खरीदा है 1000 रुपए का। बेटा इसकी परचेजेस गिवन है, ये नहीं बताया किससे है, पर परचेजेस है, परचेजेस है बेटा 1000 की, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो सिंपल। बाबू उसके बाद बी के लिए लिखा गया है कि बी ने एक्सपोर्ट किया है 2500 रुपए का और बी की डोमेस्टिक सेल्स है 1500 रुपए की। एक्सपोर्ट किया 2500 का और वो डोमेस्टिक सेल्स हैं 1500 रुपए की। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट का तो पार्ट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल्स की जगह डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो वो सबसे पहले एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं मुझे कि आपने 2500 रुपए के एक्सपोर्ट्स करे और बेटा डोमेस्टिक सेल्स है 1500 रुपए की, कोई दिक्कत तो नहीं, बात होती है। बाबू वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर लो क्योंकि डेटा इतना सही था जीडीपी एट एमपी का, ठीक है। बाबू मैंने टोटल किया 2000 माइनस 1000, वैल्यू एडेड ऑफ ए इज 1000, 4000 में से 2000 गए, वैल्यू एडेड ऑफ बी इज 2000। जीडीपी एट एमपी किसके बराबर होता है, अगर इंडिया की सारी फर्म के ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल कर दो तभी तो जीडीपी एट एमपी आएगा, ठीक है। इंडिया की सारी फर्म, अभी तो कुछ नहीं पता, दो ही फर्म पता है, तो अब जीडीपी एट एमपी 3000 रुपए आ गया, ठीक है। कन्वर्ट कर दो एनडीपी एट एमपी, क्वेश्चन में कहा था एनडीपी एट एमपी चाहिए, तो वो जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एमपी बनाने में कितनी देर लगाओगे, सेकंड्स। ये रहा 3000 माइनस करो डेप्रिसिएशन, कितना है 200, आंसर आपके सामने, तो सो सिंपल। अगर एक सेकंड पूछ लो, अब एग्जाम्पल नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, सेम लाइन पर है जैसे 14 है, 15 भी मैं खुद करूंगा, 16 17 18 19 इन चारों में पहली ट्राई आपकी होगी, ठीक है। चलो देखते हैं,
कहता है फर्म ए बाइस फ्रॉम एक्स इनपुट वर्थ रुपीज 500 करोड़। कहता है फर्म ए इनपुट खरीदती है एक्स से 500 करोड़ रुपए का एंड सेल्स टू फर्म बी गुड्स वर्थ रुपीज 1000 करोड़ एंड टू सी गुड्स वर्थ रुपीज 700 करोड़। कहता है बी को बेच देते हैं 1,000 करोड़ का और सी को दे देते हैं 700 करोड़ का। अच्छा, फर्म बी बाइज फ्रॉम बाय इनपुट वर्थ रुपीज 200 करोड़ एंड सेल्स टू फर्म सी गुड्स वर्थ रुपीज 1500 करोड़ एंड फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज 2000 करोड़। कहता है बी वाई नाम का वाई से इनपुट खरीदता है 200 करोड़ का, सी को बेचता है 1,500 करोड़ का और हाउस फिनिश गुड्स बेचता है 2,000 करोड़ का हाउस गुड्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। फर्म सी बाइज फ्रॉम सेट इनपुट वर्थ रुपीज 150 करोड़ एंड सेल फिनिश गुड वर्थ रुपीज 4150 करोड़ टू हाउस होल्ड। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी सी एंड जीडी कैट। अच्छा, तो जीडी कैट एमपी निकालना कितनी देर की बात है? सेकंड्स। तीनों फर्म की वैल्यू एडेड करवा के जीडी कैट एमपी, एक तो जीडी कैट एमपी है। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं क्वेश्चन। और कितनी फर्म है टोटल? 3। फर्म ए को दिक्कत तो फॉर्मूला लगाना, वैल्यू ऑफ आउटपुट काफी सारा स्पेस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन काफी सारा स्पेस। ठीक है, कोई दिक्कत तो है? क्या थी पहली लाइन? फर्म ए बाइज फ्रॉम एक्स इनपुट वर्थ रुपीज 500 करोड़। ठीक है, देख लो एक बार दोबारा देख लो। फर्म ए एक्स से इनपुट खरीदते हैं 500 करोड़ का, इधर देखना इनपुट्स मतलब काइंड ऑफ रॉ मटेरियल 500 करोड़ का इनपुट खरीदते हो, तो हर जगह करोड़ लिखने से बच जाओगे, ऊपर एक ही बार काम निपटाना, फिगर्स इन करोड़ खत्म का, हर जगह करोड़ लिखने से बच जाओगे। ठीक है, इनपुट खरीद लिया 500 करोड़ का, मतलब रॉ मटेरियल खरीद लिया। आगे बढ़ते हैं, कहता है एंड सेल्स टू फर्म बी गुड्स वर्थ रुपीज 1000 करोड़ एंड टू सी 700 करोड़। कहता है बी को बेचते हो 1000 करोड़ का, सी को बेचते हो 700 करोड़ का। ठीक है बाबू, लिख देते हैं फटाफट से, सेल्स टू बी सेल्स टू सी। बी को कितने का बेचते हो? 1000 करोड़ और सी को कितने का बेचते हो? 700 करोड़। कोई दिक्कत तो नहीं, लिख दिया, डबल पोस्टिंग भी होगी। आप बी को बेचते हो, बी खरीदता भी तो आपसे, आप सी को बेचते हो, सी खरीदता भी तो आपसे। तो बाबू मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिख दी, परचेजेस फ्रॉम ए। बी भी खरीदता है ए से 1000 करोड़ का और सी भी खरीदता है ए से 700 करोड़ का। डबल पोस्टिंग साथ साथ करके चलना, वरना रायता हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, अभी तक ओके? चलो जी बाबू, बी इनपुट खरीदता है वाई से 200 करोड़, सी को बेचता है 1500 करोड़ और हाउस होल्ड को बेचता है 2000 करोड़। देख लो ढंग से, वाई से इनपुट खरीदा है 200 करोड़, सी को बेचा 1500 करोड़, हाउस होल्ड को बेचा 2000 करोड़। क्या देखना बाबू, बी इनपुट खरीदा है 200 करोड़, इनपुट के सामने ही मैंने लिख दिया 200 करोड़, जहां 500 लिखा है उसके सामने ही 200। ठीक है, सी को बेचते हो, सेल्स टू सी, सेल्स टू सी के सामने लिख दिया मैंने 1500 करोड़। ठीक है, मैंने वर्ड ये नहीं लिखा ए की सेल्स टू सी, मैंने वर्ड लिखा है सेल्स टू सी। अगर ए ने करा तो ए के सामने, अगर बी ने करा सेल्स टू सी तो बी के सामने। लिखा सेल्स टू सी के सामने ही है, मैंने जानबूझ के इतना स्मार्टली लिखा है कि मैं बार बार लिखने से बचूं। समझ में आ गया? और अगर बी ने सी को बेचा है 1000 करोड़ का, तो सी ने खरीदा कितना किससे? बी ने बेचा ना 1500 करोड़ का सामान, तो सी ने खरीदा भी तो है।
तो बाबू यहाँ पर एक और हेडिंग लिखो, परचेसेस फ्रॉम बी। इसने बी से खरीदा 1500 करोड़, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसने हाउस होल्ड को भी बेचा 200 करोड़। तो अब मैं यही लिख रहा हूँ सेल्स टू हाउस होल्ड। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर? अभी तक बात ओके? बढ़ाए बात को आगे, चलो जी। बाबू कहता है फर्म सी बाइज फ्रॉम जेड इनपुट वर्थ रुपी 150 करोड़, सेल फिनिश गुड वर्थ रुपी 4150 करोड़ टू हाउस होल्ड। एक तो इनपुट खरीदा 150 करोड़ का, इनपुट के सामने 150 करोड़, और कहता है हाउस होल्ड को बेचा, यही लिखा है ना हाउस होल्ड, 4150 का। बस खत्म क्वेश्चन। वैल्यू एडेड निकालना है एमबीसी का और जीडी का टाइम निकल जाएगा, बस कुछ भी नहीं। 17 में से 5 गए 12, 35 में से 12 गए 23, 41 50 में से 23 50 चले गए 18। ठीक है, जीडीपी एट एनपी निकालना है, कैसे निकलता है? सभी फर्म के वैल्यू एडेड का टोटल कर लो तो जीडीपी एट एनपी निकल जाएगा। तीनों फर्म के वैल्यू एडेड का टोटल कर लो, इट इज 5300। खत्म, पढ़ाई बात आ गया। चलो तो अब पहली ट्राई मैं हमेशा आपको दूंगा हर क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, बस आपसे सी पार्ट नहीं होगा, बाकी हो सकते हैं। वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म और टोटल वैल्यू एडेड, ये तो निकल जाएगा। अगर सारी फर्म के वैल्यू एडेड निकाल दोगे उसका टोटल करोगे तो टोटल वैल्यू एडेड तो आएगा। सी पार्ट नहीं होगा, सी पार्ट की थर्ड पार्ट में करा देता हूँ, बाकी पढ़ना पढ़ा। बाबू मैंने तो, मुझे लगता है मैंने तो एनफ टाइम दिया कि आपसे क्वेश्चन हो जाए, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ दोस्त समझो अपना। आओ सामने देखते हैं, मैं करता हूँ। होपफुली क्वेश्चन आपने ढंग से रीड कर लिया होगा। टोटल कितनी फॉर्म है ये बता दो? 4। करने का तरीका वही है। और फर्म ए ने ना बहुत सारे लोगों को सामान बेचा है, एक तो सेल्स टू बी, सेल्स टू सी, सेल्स टू हाउस होल्ड, और बेटा कुछ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी है। अनसोल्ड स्टॉक है, अनसोल्ड मतलब चेंजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक ऐसा ही है। चलो जी देखते हैं। बी को बेचा 20 करोड़, सी को बेचा 40 करोड़, हाउस होल्ड को बेचा 20 30 40 और 10 रुपए का अनसोल्ड है। कहता है वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म ए इज एज्यूम टू बी 0। अच्छा, बी को बेचा 20 करोड़, सी को 30, हाउस होल्ड को 40, अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, और कहता है इसके इनपुट 0 मान लो। ठीक है, इधर देखना, मुझे बताओ डबल पोस्टिंग कहाँ कहाँ होनी है। मैंने ये कैलकुलेट कर दिया, लिख दिया। डबल पोस्टिंग कहाँ कहाँ होनी है? बी और सी में होनी है। बी और सी को बेचा सामान, परचेसेस फ्रॉम ए। भैया आपने बी को बेचा है, बी ने आपसे खरीदा भी तो है, आपने सी को बेचा है, सी ने आपसे खरीदा भी तो है। तो बाबू 20 करोड़ का इसने खरीदा, 30 करोड़ का इसने खरीदा, किससे इतना भी ठीक नहीं हुआ ये बताओ? ये सबने ठीक किया, सबने ठीक किया, फिर क्या दिक्कत थी? सब कुछ ऐसे बना, मेरे ठीक नहीं हुआ क्यों? क्या दिक्कत थी? है बता बता, अब आ गया समझ? चलो बाबू कहता है बी सेल्स आउटपुट वर्थ रुपी 40 करोड़ टू सी, 60 करोड़ टू डी और 50 करोड़ फाइनल कंजम्पशन के लिए। बेटा फाइनल कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड्स। याद कर लो बेटा, फाइनल गुड्स की डेफिनेशन दो इस्तेमाल होते हैं, या कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन हमेशा कौन करता है? हाउस होल्ड्स।
नहीं भी कहा, अगर इसने फाइनल कंजम्पशन के लिए बेचा तो हाउस होल्ड को बेचा। अच्छा है, 40 करोड़ का सी को, 60 करोड़ का डी को और 50 करोड़ का हाउस होल्ड को। अब सेल्स टू सी 40 करोड़, सेल्स टू हाउस होल्ड 50 करोड़ और बेटा सेल्स टू डी 60 करोड़। तो दिक्कत तो नहीं, किस किस में डबल पोस्टिंग करूं? इधर देखना, जब सी को बेचा आपने वो और जब डी को बेचा वो। हाउस होल्ड तो वो फर्म थोड़ी है, यहाँ पर वैल्यू एडेड थोड़ी निकलेगा, वैल्यू एडेड तो सिर्फ फर्म का निकलता है ना। ठीक है, करो पोस्ट कराओ। वो परचेजेस फ्रॉम बी लिखो, परचेजेस फ्रॉम बी। सी ने कितना खरीदा? 40 करोड़ और डी ने कितना खरीदा? 60 करोड़। ठीक है, आओ जी, सी का 100 करोड़ का बेचा डी को, 100 करोड़ का हाउस होल्ड को और एक्सपोर्ट करे 100 करोड़ के, तीनों 100 डी हाउस होल्ड और एक्सपोर्ट। सी ने डी को बेचा, सेल्स टू डी के सामने 100 करोड़, हाउस होल्ड को बेचा, हाउस होल्ड के सामने 100 करोड़ और बेटा एक्सपोर्ट करा। ठीक है, किस में डबल पोस्टिंग करूं? डी में। आपने डी को बेचा 100 करोड़, हाउस होल्ड को बेचा और एक्सपोर्ट किया, वो तो कोई फर्म नहीं है ना, डी तो फर्म है। तो वो लिख दो फटाफट से, परचेजेस फ्रॉम सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े। चलो देखो, वो तो डी ने बेचा 300 करोड़ का हाउस होल्ड को और 100 करोड़ का गवर्नमेंट को। इधर देखना, 300 करोड़ का हाउस होल्ड को और बाबू गवर्नमेंट को बेचा 100 करोड़ का। स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, मैंने माइनस नीचे कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ गवर्नमेंट। बस क्वेश्चन खत्म, समझ में आया? बाबू कर लो टोटल। ठीक है, वैल्यू एडेड आ गया, ए का, बी का, सी का, डी का। सेकेंड पार्ट में पूछा था टोटल वैल्यू एडेड, इन सब का टोटल कर लेना, टोटल वैल्यू एडेड। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इधर देखना, वरना थर्ड पार्ट टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इधर देखना मित्रों, क्वेश्चन है पूछा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बाबू इकोनॉमी का ओनली प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज, कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में? 4, नाम बताना, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। क्या हो गया तुम्हें? पहला चैप्टर करके भूल गए हो क्या? फटाफट बताओ। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। ओनली प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द इकोनॉमिक्स। हाँ, बाकी सब क्या है? कंज्यूमिंग सेक्टर। हम ज़्यादातर दो को कंज्यूमिंग सेक्टर मानते हैं, एक हाउस होल्ड और एक गवर्नमेंट, सब कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट ने खरीदा है आपसे, जहाँ जहाँ भी हाउस होल्ड ने खरीदा आपसे, सब कंजम्पशन है। एक इधर देखना, आपने हाउस होल्ड को बेचा, कंजम्पशन है। आपने हाउस होल्ड को बेचा, हाउस होल्ड ने तो खरीदा। आपने गवर्नमेंट को बेचा, गवर्नमेंट ने तो खरीदा। इन पांचों का टोटल कर दो 590, यही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इलस्ट्रेशन 17 to 19, मतलब 3 इलस्ट्रेशन, 17, 18, 19 और 12, ये करके रखेंगे। आज के लिए इतना ही, प्यारे बच्चों, बाय।